moving further with this chapter, we have some other reformers as well. So one of them is Sir Syed Ahmad Khan. So as we know that in 19th century there were notably many social reformations that were going on, and they were going on in different religious sphere as well. So in 19th century, in Islamic society also there were noted social reformation, and this religious and social reformation movements that took place were under the leadership of Sir Syed Ahmad Barelvi and Sharitullah in Uttar Pradesh and Bengal respectively. So Sir Syed Ahmad Barelvi was in Uttar Pradesh and Sharitullah was in Bengal. So what happened was that in the beginning, major part of Muslim population denied Western education. That is, they were not in the favor of the Western education. But the Muslims drew their attention towards the religious and social development after 1857 revolt. So जो ये Muslims थे, उन्होंने जो है अपना रिलीजियस और जो सोशल डेवलपमेंट है उनके तरफ कब ध्यान गया, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद जो है उनका अटेंशन रिलीजियस और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर गया. सो ये जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एक सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया, एंड दैट मूवमेंट वॉज नेम्ड एज वहाबी मूवमेंट. नाउ दिस मूवमेंट वर्क फॉर सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ द इस्लाम. सो ये मूवमेंट का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इस्लाम है उसका सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट करना था. देन चिराग अली एंड सर सैयद अहमद खान लेड मेनी मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्मेशन आफ्टर वहाबी मूवमेंट एंड फरीदी मूवमेंट. अब जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने वहाबी मूवमेंट पे ही स्टॉप नहीं किया, बट अलॉन्ग विथ हिम चिराग अली जो है उन्होंने भी लाइक साथ मिल के काफ़ी सारे मूवमेंट्स किए थे. सो वहाबी मूवमेंट एंड फर्दी मूवमेंट के अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे जो है सोशल मूवमेंट्स किए थे. Now let us have some certain background about Sir Syed Ahmad Khan. So Sir Syed Ahmad Khan was born in Umrao family in Mughal Darbar, and he was one of the employees of East India Company, and that was at the time of 1857 revolt. जब 1857 revolt हुआ तभी भी Sir Syed Ahmad Khan जो थे वो East India Company में वर्क करते थे, and after his retirement वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ देखा, एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर. सो ये जो वेस्टर्न कल्चर से जो इंस्पायर हुए, जो वेस्टर्न कल्चर जो उनको अच्छा लगा, उससे क्या हुआ, उन्होंने जो है मुस्लिम्स को इंस्पायर किया. उन्होंने बोला कि आप नर्वसनेस छोड़ो एंड अडॉप्ट द वेस्टर्न एजुकेशन. सो दे इंस्पायर्ड मुस्लिम्स टू अडॉप्ट द वेस्टर्न एजुकेशन. आफ्टर दैट ही लॉन्च्ड अ जर्नल कॉल्ड तहजील उल अखलक इन 1870. And he also founded a Muslim madrasa in Aligarh, and then many schools and colleges named Anglo-Mohammedan Orient College. So इन्होंने उसके बाद में जो है मुस्लिम मदरसा शुरू किया और उसी के साथ में काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू किए, एंड ही नेम्ड देम एज एंग्लो मोमेडन ओरिएंट कॉलेज. नाउ ये जो एंग्लो मोमेडन ओरिएंट कॉलेज जो था, इट लेटर केम टू बी नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1820. सो ये जो एंग्लो मोमेडियन ओरिएंट कॉलेज था, वो जो उन्होंने शुरू किया था वो 1820 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया. नाउ दिस अलीगढ़ एंड द कॉलेज बिकेम द सेंटर फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम्स. सो ये जो कॉलेज है और जो अलीगढ़ जो सिटी है वो जो है सेंटर बन गया मुस्लिम्स के रिफॉर्मेशन के लिए, एंड देयर फॉर हिज वर्क्स फॉर सोशल एंड रिलीजियस वेलफेयर बिकेम फेमस एज अलीगढ़ मूवमेंट. नाउ जैसे कि कॉलेज भी अलीगढ़ में है, एंड ऑल्सो जो अलीगढ़ था वो जो है रिफॉर्मेशन का सेंटर बन गया था, इसीलिए जो है ये सोशल और जो रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ उसको नाम दे दिया गया अलीगढ़ मूवमेंट. दैट्स वाई सैयद अहमद खान इज़ वेरी फेमस फॉर अलीगढ़ मूवमेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दोज मूवमेंट्स, जो ये सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने काफ़ी जो इंग्लिश के लिटरेचर और साइंस फिक्शंस थे उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किए फॉर एजुकेशन पर्पस, सो दैट जो लोग हैं वो पढ़ सके उसको और जो है अपना माइंड ब्रॉड कर सके. उसके अलावा उन्होंने जो है एक सेंटर शुरू किया ट्रांसलेशन का, एंड ही नेम दैट सेंटर एज ट्रांसलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया. और इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो बुक्स अवेलेबल है उसको ट्रांसलेट किया जाए, एंड सो दैट जो नेटिव जो पॉपुलेशन है वो उस बुक्स को पढ़ सके एंड सर्टेनली जो है वो नॉलेज गेन कर सके. नाउ ही एम्फसाइज्ड ऑन दी वुमेन एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पर्दा प्रथा. अब जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए भी काफ़ी एडवोकेट किया था, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया था, एंड ऑल्सो ही ट्राई टू एरेडिकेट द पर्दा प्रथा. जो बुरखा या जो पर्दा की जो प्रथा होती थी उसको भी एरेडिकेट करने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी ट्राई किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉलोइंग हिज आइडियोलॉजी,
many institutions were established by his followers for progress of Muslims. So सिर्फ सैयद अहमद खान ही नहीं बट जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस चालू की थी, एस्टेब्लिश की थी, सो दैट जो है इनका जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ के जो है मुस्लिम्स जो है वो प्रोग्रेस करें, सो वो पूरी हो सके। सो इसके लिए भी काफ़ी सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ एस्टेब्लिश किया था। सो इट वॉज ऑल अबाउट सर सैयद अहमद खान एंड दी अलीगढ़ मूवमेंट। Then moving on further, we have religious reformation in Sikhism. So जो सिख कम्युनिटी थी उनके अंदर भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे उस टाइम पे। सो बेसिकली जो है लाइक देयर वर फोर्सफुल मूवमेंट्स इन सिखिज़म इन द लेट 19th सेंचुरी। सो सिखिज़म में अगर देखा जाता है तो इट वाज लाइक फोर्सफुल मूवमेंट्स है। सो नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज फोर्सफुल मूवमेंट्स वी विल सी इन दिस टॉपिक ओनली। That is, the main objective of this movement was a social reformation and progress, and it became too famous as Akali movement. The reformation set out for the Gurudwaras themselves. A separate management committee called Shiromani Gurudwara Prabandhak Samiti was framed to manage Gurudwaras. नाउ ये जो मूवमेंट हुआ उसको नाम दिया गया अकाली मूवमेंट, एंड ये अकाली मूवमेंट के अंदर जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई गई। अब ये जो समिति थी उसका काम ये था कि उनको गुरुद्वारा को मैनेज करना है। नाउ ये मूवमेंट को हम फोर्सफुल क्यों कहते हैं और ये समिति बनाने का क्या कारण था? व्हाट हैपन वॉज, जब ब्रिटिश ने जब पंजाब को एनेक्स कर लिया तो वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स का राज हो गया, एंड उस टाइम पे जो थे गुरुद्वारास वो महंत लोग जो थे वो मैनेज करते थे। नाउ ये महंत को जो है ब्रिटिशर्स का काफ़ी सपोर्ट रहता था, दैट्स वाई जो है ये महंत जो है उन गुरुद्वारा को खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे, एंड ऑल्सो जो है वो काफ़ी सारे जो वायोलेशन वहाँ पे देखे गए थे, जैसे कि जो है ये जो महंत होते थे वो जो आइडल वर्शिप होते थे उनको प्रोपोगेट करते थे, ऑल्सो जो दलित्स है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वाइल ये जो दो प्रिंसिपल्स है वो सिखिज़म के प्रिंसिपल के वायोलेशन में है, दैट इज़ सिखिज़म में आइडल वर्शिप नहीं होती है, साथ ही में सिखिज़म में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट ये महंत वहाँ पे ये चीज़ करते थे और ये जो था बाकी वहाँ के सिख लोगों को पसंद नहीं था। दैट्स वाई ये अकाली मूवमेंट का जो है अकाली मूवमेंट शुरू हुआ, एंड उसके अंदर जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई गई, जिसके अंदर ये हुआ कि जो महंत से उनसे जो है ये मैनेजमेंट जो गुरुद्वारा का मैनेजमेंट करते थे वो राइट्स ले लिए गए, एंड ये समिति को जो है वो राइट्स दे दिए गए। सो बेसिकली ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई गई थी वो जो है गोल्डन टेम्पल और जो बाकी हिस्टोरिकल गुरुद्वारास थे उनके मैनेजमेंट के लिए बनाई गई थी। सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज फोर्सफुल मूवमेंट्स, बिकॉज कुछ जो महंत या जो कुछ सिख थे वो चाहते थे कि जो करंट सिस्टम है वो प्रिवेलिंग रहे, और जो बाकी सिख थे वो चाहते थे कि ये नहीं हो, दैट्स वाई इट्स सेड एज फोर्सफुल मूवमेंट्स, और यही रीज़न था कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है वो बनाई गई। नाउ उसके अलावा द कमिटी वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट एंटायरली लुक्ड आफ्टर द गुरुद्वारास। अपार्ट फ्रॉम दिस द अकाली मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड खालसा कॉलेज इन अमृतसर इन 1892। तो एक तो ये हो गया कि जो गुरुद्वारा का मैनेजमेंट था वो इस समिति को दे दिया गया और ये गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ा, दैट इज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको अप्रूव करना पड़ा। इसके अलावा ये अकाली जो मूवमेंट है उन्होंने खालसा कॉलेज भी शुरू किया था इन अमृतसर इन 1892, एंड मैनी डिफरेंट स्कूल्स इन दैट एरिया। ये कॉलेज के साथ में काफ़ी सारे जो है स्कूल्स भी शुरू किए गए थे। द मूवमेंट एनफोर्स द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो यहाँ पे ये जो स्कूल्स और कॉलेज एस्टेब्लिश किए गए इसके अंदर जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया गया। So this was all about the religious reformation in Sikhism. Now the process of framing laws in social sector and what was the Indian response. So इतने सारे जो social reformations हुए, जो social activities हुई, उसका कुछ ना कुछ तो असर आया होगा। So basically कुछ जो है laws frame किए गए थे और वो किस तरह से हुए थे लॉस, क्या क्या लॉस थे वो हम देखेंगे, और उसके लिए जो था इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। So developing Indians wanted to frame an intellectual and generous scholasticism based society in India. So what they wanted is जो Indian society है वो बहुत ही intellectual और generous हो, and that's why जो उस टाइम की British government थी उन्होंने भी positive attitude दिखाया इसके लिए, and it led to many tasks for social progress in the first half of 19th century. So some of the reforms or some of the changes that were brought by the Britishers in the society are as follows. So first one is by William Bentinck. The contemporary governor announced the Sati Pratha an illegal practice. Later, many steps were noted in Bombay and Madras to ban the Sati Pratha. A bill was passed in different provinces for the same. So we know that राजा राम मोहन रॉय ने जब एफर्ट्स किए थे इस चीज़ को लेके, तो विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पे बैन लगाया था, उसको इलीगल प्रैक्टिस बताया था, एंड सो
इसके बाद में जब विलियम बेंटिक ने इसको इलीगल प्रैक्टिस बता दिया तो उसके बाद में बॉम्बे और मद्रास में भी जो है काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे सती प्रथा को रोकने के लिए, एंड सर्टेनली जो है एक बिल पास किया गया था इन डिफरेंट प्रोविंसेस फॉर बैनिंग ऑफ द सती प्रथा. Now the second was that there was a custom called Doodh Piti in which the people used to do infanticide by putting girl child in pans filled with milk. The government took many steps and then to put a severe ban on this custom. सो पहले के ज़माने में जो था दूध पीती चल रहा था जिसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको जो है दूध के बर्तन में डुबो के मार दिया जाता था. सो ये जो प्रथा थी उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए एंड सर्टेनली इस कस्टम को बैन कर दिया गया. Then the third step that was according to Charles Wood's paper, the government opened separate schools for girls education during that time. So चार्ल्स वुड्स जो थे उन्होंने लाइक सर्टेनली रिसर्च किया एंड उन्होंने पेपर में मेंशन किया कि गर्ल्स के लिए जो है अलग से सेपरेट स्कूल होना चाहिए. सो जो है गवर्नमेंट ने उस टाइम पे गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल शुरू किए फॉर देयर एजुकेशन. Then, according to 1856 Act, widows were given rights to remarriages. So जो 1856 में जो एक्ट पास हुआ था उसके अंदर विडोज़ को राइट दिया गया रीमैरिजेस के लिए. नाउ ये जो एक्ट है वो सर्टेनली ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है एफर्ट्स के बेसिस पे ही आया था. सो दिस एक्ट ऑफ 1856 फॉर विडो रीमैरिजेस इज़ बिकॉज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. हम इसको आगे देखेंगे किस तरह से. Then, according to Marriage Act 1872, a strict ban was executed against marriage of girls below 14 years, and keeping more than one wife was considered a serious crime, and intercaste marriages were approved in the society. सो जो 1872 का जो मैरिज एक्ट था उसके अंदर ये कह दिया गया था कि जो 14 ईयर से अगर जो है गर्ल छोटी होगी तो वो जो है सीरियस जो है उस पर क्राइम होगा, उस पर बैन लगा दिया गया. एंड सर्टेनली जो पॉलीगैमी है उसके ऊपर भी जो है उसको सीरियस क्राइम कंसिडर करने लग गए. दैट इज़ पॉलीगैमी मीन्स एक से ज़्यादा वाइफ रखना. सो उसके लिए भी जो है बैन लगा दिया गया, उसको सीरियस क्राइम बना दिया गया. इसके अलावा जो इंटरकास्ट मैरिजेस थे उनको अप्रूव किया गया सोसाइटी में. सो जिसको अगर इंटरकास्ट मैरिजेस करने थे तो दैट वाज नाउ लाइक पॉसिबल अंडर द लॉ. So this were all the changes that were made or this was all the laws that were framed during that time. Now इस पे इंडियंस का रिस्पॉन्स कैसा था. सो सर्टेनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने सर्टेन चेंजेस लेके आए थे बट उस टाइम पे जो है इंडियंस के रिस्पॉन्सेस कैसे थे वो हम देखते हैं. सो जैसे कि ग्रेजुअली जो है पीपल जो है अवेयर हुए कि जो सोसाइटी है उसको फ्रीडम चाहिए. दैट इज़ जो सोसाइटी है हमारी इंडियन सोसाइटी वो फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर जो है इंडल्ज हो गए. एंड सो एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया नेमली Indian National Social Conference to watch the evil factors which were affecting the progress of backward communities and women. So backward जो communities थी और जो women थे उनके जो progress में जो hindrance बनता था वो सारे factors को देखने के लिए एक institution बनाया गया जिसका नाम दिया गया Indian National Social Conference. नाउ इसके अलावा जो है जो इंडियंस को काफ़ी रूलिंग पावर दे दी गई थी बाय द मॉन्टेक्स क्लैमफोर्ड एक्ट 1919. हम ये आगे देखेंगे ये एक्ट में क्या हुआ था जब हम नेशनल मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे. सो सर्टेनली ये एक्ट के बाद में जो है इंडियंस को रूलिंग पावर दे दी गई थी बट नॉट कम्प्लीटली. And also it could not put any ban on polygamy system and could not help women in getting equal rights in wealth and to help untouchables to secure rights to step in the temples. Now ये सारे laws भले फ्रेम किए गए थे लेकिन जो है पॉलीगेमी सिस्टम पे बैन नहीं हुआ था. सेम वे जो विमेन है उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे वेल्थ में. दैट इज़ अगर वेल्थ डिवाइड होगी तो जो मेल मेंबर्स है सोसाइटी में या जो फैमिली में उनमें ही जो है वेल्थ डिवाइड होगी, विमेन को उनमें कोई हक नहीं मिलता था. इसके अलावा जो अनटचेबल्स थे उनको टेम्पल में जाने का राइट नहीं था. But afterwards, a separate bill was passed in 1937 to give women their right in property and give rights to untouchable to step in temples. बट देन 1937 में अगेन एक बिल पास हुआ जिसके अंदर विमेंस को जो है प्रॉपर्टी में राइट मिला एंड ऑल्सो जो अनटचेबल्स हैं उनको टेम्पल में जाने के लिए अलाउ किया गया. इसके अलावा there were non-cooperation movement, स्वदेशी movement, civil disobedience movement that were conducted during this period. जब ये सारे movements हम देखते हैं जो ये सारे almost 19th century में और जो शुरू हुए थे तो ये सारे movements उसी period के हैं जैसे कि non-cooperation movement हो गया, स्वदेशी movement हो गया, civil disobedience movement हो गया. इसके अलावा इस इन मूवमेंट्स के टाइम पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी जैसे कि जो वाइन शॉप्स उनको क्लोज कर दिया गया था, बॉयकॉट किया गया था फॉरेन गुड्स का. सो ये सारी एक्टिविटीज़ भी थी. इसके अलावा जो है विमेन को भी प्रोमिनेंट प्लेस मिला था सोसाइटी में.
So Ishwar Chandra Vidyasagar took the responsibility for women's education and progress. So यहाँ से हम देखेंगे किस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से 1856 का एक्ट पास हुआ, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्ट विडोज वर गिवन राइट फॉर रीमैरेजेस. So he stated a fiery movement for a ban of child marriage and strongly favored marriage of widows. So ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी कि इन्होंने एक तो चाइल्ड मैरिज पे बैन लगवाया, एंड दूसरा इन्होंने जो है विडो की रीमैरिज के लिए है स्ट्रांगली फेवर किया एंड उसके लिए स्टेप्स लिए. नाउ ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पॉलीगेमस मैरिज सिस्टम, जैसे कि जो एक से ज़्यादा वाइफ रखते हैं वो जो सिस्टम है पॉलीगेमी मैरिज सिस्टम, उसको भी उन्होंने रिफ्यूट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. उसके अलावा जो इनके ये एफर्ट्स थे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे, एंड दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने 1856 एक्ट पास किया फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज. सो वी कैन से दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लेड अ की रोल इन प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ फॉर वीमेन. उसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने काफ़ी सारे वीमेंस को रिक्रूट किया था ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो दैट जो विमेन है वो सेल्फ रिलायंट हो सके, एंड दैट्स वाई जो ये विमेन है इनको एक पॉजिटिव पोजीशन मिला सोसाइटी में इवन आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा. दैट इज़ एक तो है कि जब ये सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स चल रहे थे उसी टाइम पे विमेन की पोजीशन और विमेन के स्टेटस के बारे में काफ़ी कुछ सोचा गया था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है विमेन की पोजीशन जो है सोसाइटी में काफ़ी पॉजिटिव वे में चेंज हुई, एंड वी कैन सी दैट पॉजिटिव चेंजेस बिकॉज जो है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए, एंड ऑल्सो जो है विमेन के एजुकेशन पे जो गर्ल एजुकेशन है उस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया गया, एंड ऑल्सो काफ़ी सारे स्पेशल एक्ट्स जो है वो बनाए गए सो दैट जो है उनको स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिल सके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट्स जो है विमेन की एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट हो सका. Now the women have entered in various sectors like education, defense, law, science and economy. Because of this reformations, because of such steps that were taken for women education and empowerment, we can see women in many sectors like education, defense, law, science, economy etc. एंड ऑल्सो वी नो दैट कि जो विमेन का स्टेटस है वो सोशल लाइफ में काफ़ी लाइक राइज हुआ है, उनको लिबर्टी मिली है, उनको इक्वलिटी मिली है, and we can say that they enjoy their lives with liberty, self-respect, education, equality, awareness and special rights. And recently the provision of 33% constituencies for women in local panchayat bodies have been enforced. That is जो 33% constituencies रहेगी local पंचायत में वहाँ पे जो है women को seats मिलेगी, and they can be seen as the and also women can be seen as president or chairman of panchayat at village, taluka or district level. So in and all we can say that कि जो रिफॉर्मेशंस हुए हैं उसमें लाइक उस वजह से काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट हमें जो है सोसाइटी में देखने मिलता है. So this was all about social and religious reformations that took place during that time, and even the effects that we see today in our society. So over here we complete our chapter. If you have any doubt you can write in the comment box, and I will try my best to make it easy for you. Okay.